हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और यहाँ पर आपको करंट अफेयर का मास्टर स्ट्रोक लेक्चर मिलने जा रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ओके, तो बहुत ध्यान से लेक्चर देखिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं उसको कमेंट करिएगा। इसके पहले आपको लेक्चर जुलाई महीने का करंट अफेयर दिया जा चुका है, अगस्त महीने का करंट अफेयर दिया जा चुका है, जून महीने का करंट अफेयर दिया जा चुका है और उसके पीछे करंट अफेयर मई, अप्रैल, फरवरी, इन सब का करंट अफेयर घटनासार, घटना चक्र से आपको दिया जा चुका है। साथ ही एक लेक्चर आपको, अगर पूरा लेक्चर आप नहीं देख पाते हैं तो एक लेक्चर उसमें होगा जिसमें टॉप 200 करंट अफेयर का एक लेक्चर होगा, उसको देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। ठीक है, और बाकी सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसको ज्वाइन करिए। रेगुलर क्विज वगैरह हो रहे हों, रेगुलर अपडेट्स हो और मेंस आंसर राइटिंग के रेगुलर क्वेश्चन दिए जाते हैं। 20-25 लोग ऐसे हैं रेगुलर आंसर राइटिंग करते हैं, तो आप भी ज्वाइन करके वो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर, जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल वगैरह आपके पास लक्ष्मीकांत हो या पॉलिटी की और कोई बुक हो तो उसको उठाइए, वहाँ पर जो भी आर्टिकल दिए गए हैं उसको पढ़िए, उसको समझिए, देखिए क्या आर्टिकल हैं, कौन कौन से हैं, राष्ट्रपति क्या शक्तियाँ, उपराष्ट्रपति क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं, तो इसका थोड़ा अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सामने लिखा है कि 16वां राष्ट्रपति चुना हुआ, तो 16वां राष्ट्रपति चुना हुआ और 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं कौन? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो 16वां राष्ट्रपति चुनाव क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे, इसलिए 16वां राष्ट्रपति चुनाव है, लेकिन व्यक्ति रूप में 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ओके, ठीक है। और इनके विपक्ष में यशवंत सिन्हा जी थे, और 64% तक 64.03% इनको मत प्राप्त हुआ। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ये पता होना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अभी जम्मू कश्मीर में विधानसभा की बात है, लेकिन अभी विधानसभा में वहाँ पर चुनाव नहीं हुआ है, तो चुनाव जब हो जाएगा तब वो भी लोग ज्वाइन करेंगे या फिर संविधान में कुछ संशोधन किया जाएगा। वैसे अभी तक तो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, अभी तक तो यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी को चीफ जस्टिस ऑफ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एन.वी. रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू जी को शपथ दिलाई। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं कौन? सीजेआई दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और अगर वो ना हो, सीजेआई ना हो, तो कौन शपथ दिलाएगा, ये आप बताइएगा। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के मयूरभंज जिले से संबंधित हैं, संथाल जनजाति से हैं तथा जनजाति समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाली पहली व्यक्ति हैं और पहली महिला हैं। ओके, पहली महिला भी हैं। इसके पहले आपको पता होगा कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी पहली महिला राष्ट्रपति बनी भारत की। ओके, ठीक है। और सबसे युवा भी हैं, आज तक के जो भी राष्ट्रपति भारत में बने थे वो लोग 64 साल से ज़्यादा एज की थे, लेकिन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी 64 साल की ही हैं, 64 वर्ष की हैं, इसलिए सबसे युवा हैं और स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं और पहली राष्ट्रपति भी हैं। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति से रिलेटेड चीज़ें हो गई। ओके, तो देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुरहानपुर पहला हर घर जल प्रमाणित जिला। तो बुरहानपुर जो मध्य प्रदेश का ज़िला है, जहां पर सरकार के द्वारा प्रत्येक घरों में जल पहुंचाया जा चुका है, हर घर जल प्रमाणित जिला बन चुका है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर ज़िला। ओके, आगे हम एक राज्य के बारे में भी बात करेंगे, एक राज्य भी इसी प्रकार से हो चुका है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है, 15 अगस्त 2019 को याद रखिएगा। 15 अगस्त 2019 के 73rd नंबर के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। और 2022 पीसीएस प्री के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो बड़ा विवादित था। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत नल
नल कनेक्शनों के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना, यानी 2024 तक का टारगेट है सरकार का। तो इससे जल उपलब्ध कराने की बात है। पेयजल यानी पीने का पानी। एक और चीज़ यहाँ पर है, नामसाई घोषणा पत्र हस्ताक्षरित हुआ है। तो नामसाई घोषणा पत्र क्या है? नामसाई घोषणा पत्र एक, जैसे कि असम और अरुणाचल के बीच कुछ सीमा से संबंधित विवाद था। याद रखिएगा, किसके बीच में? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा से, बॉर्डर से रिलेटेड विवाद था भारत के दो राज्यों के बीच में। तो ये घोषणा पत्र पर हस्ताक्षरित हो चुका है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री जो है कि इसको हस्ताक्षरित किए हैं। याद रखिए, इसी प्रकार क्वेश्चन आया था, तो उसमें था कि गृह मंत्री जी भी उस पर हस्ताक्षर किए थे या नहीं किए थे। तो वहाँ पर सिर्फ मुख्यमंत्री लोग हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा तथा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हस्ताक्षर किए। ओके, इसका उद्देश्य दोनों राज्यों के मध्य 123 गांवों से संबंधित सीमा विवाद को मिनिमाइज करना, यानी न्यूनीकृत करना है। ठीक है, नामसाई घोषणा पत्र याद रखिएगा, असम और अरुणाचल के बीच। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब अगला करंट अफेयर देखते हैं। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग जारी की गई है। 2021 वाली रैंकिंग है, 2022 में जारी की गई है। और इस रैंकिंग में टॉप पर जो राज्य है रैंकिंग के अनुसार, गुजरात एवं कर्नाटक राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता, बेस्ट परफॉर्मर्स चुने गए हैं। कौन? गुजरात और कर्नाटक। गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता हैं। केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं तेलंगाना जो टॉप परफॉर्मर्स की श्रेणी में हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों एवं पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में देखा जाए तो मेघालय को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता चुना गया। मेघालय को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता चुना गया है केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में। ओके, केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी की बात करें तो जम्मू कश्मीर को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता चुना गया है। राज्यों की श्रेणी में असम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश लीडर्स की श्रेणी में चुने गए हैं, यानी उत्तर प्रदेश किसमें है? लीडर्स की श्रेणी में चुना गया है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों या पूर्वोत्तर राज्यों में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा लीडर्स की श्रेणी में नामित किए गए हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर में ये लोग जो है कि लीडर्स की श्रेणी में नामित किए गए हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में देखा जाए तो मेघालय को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता चुना गया है। और यहाँ पर आपने देखा है गुजरात एवं कर्नाटक को बेस्ट परफॉर्मर्स चुने गए हैं। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश किस में है? उत्तर प्रदेश लीडर्स की श्रेणी में चुने गए हैं स्टार्टअप रैंकिंग में, जो राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो 7 जून को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। यह चौथा संस्करण है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यह प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है किस एक्ट के थ्रू बना था और कब यह एक्ट आया था, ये कमेंट कर दीजिएगा। तो इसमें जो है कि रैंकिंग जारी की गई तो बड़े राज्यों में तमिलनाडु पहले पर है। तमिलनाडु यानी कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में तमिलनाडु पहले पर है, फिर गुजरात है। बड़े राज्यों में बिहार 16वें स्थान पर है। अंतिम स्थान 17वें स्थान पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पर है इस रैंकिंग में। उत्तर प्रदेश 8th नंबर पे है। उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पर है, याद रखिएगा। तो ये स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें जो है कि तमिलनाडु, गुजरात टॉप 2 पर हैं और सबसे अंतिम स्थान पर आंध्र प्रदेश है। बिहार 16वें स्थान पर है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश को 8वां स्थान दिया गया है। और शीर्ष 5 छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा टॉप पर है, गोवा टॉप पर है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जम्मू कश्मीर टॉप पर है। यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर टॉप पर है, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर है और बड़े राज्यों में तमिलनाडु, फिर गुजरात है और उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पर है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, चौथा संस्करण है और यह प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा यह जारी किया जाता है। यह 4 क्वार्टर में जारी किया। क्वार्टर क्या होता है? 25%, यानी क्वार्टर एक वर्ष में 4 बार यह जारी किया जाता है। यह Q3 जो है हेनले पासपोर्ट सूचकांक Q3 में जापान पहले स्थान पर है, यानी सभी में जापान वैसे भी पहले पर आता है हमेशा से ही। तो 193 गंतव्यों की यात्रा जापान के लोग कर सकते हैं। भारत की बात की जाए तो भारत Q3 में 87th रैंकिंग प्राप्त हुई है। 87th नंबर पर है भारत, याद रखिएगा 87th नंबर पर है। 2022 की यह रैंकिंग है। भारत Q3 में
87वें नंबर पर है, जापान टॉप पर है हेनले पासपोर्ट सूचकांक में। ठीक है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इस रिपोर्ट में भारत को 135वें स्थान पर रखा गया है। 135वें स्थान पर भारत को 2022 में रखा गया है। पिछले वर्ष भारत को 140वें स्थान पर रखा गया था। याद रखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को पिछले वर्ष 140वें स्थान पर रखा गया था 21 में, 2022 में 135वें पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यह रैंकिंग जारी करता है। ओके। और अफ़गानिस्तान जो है 146वें स्थान पर, यानी 146 देशों की रैंकिंग में अफ़गानिस्तान को एकदम आखिरी नंबर पर रखा गया है ना। और धमाके करो। और भारत जो है 135वें पर, पिछले वर्ष 140वें पर था। तो देश कौन सा है जो नंबर 1 पर है? तो नंबर 1 पर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में आइसलैंड टॉप पर है। तो आइसलैंड की राजधानी क्या है ये कमेंट कर दीजिएगा। ओके। और आइसलैंड लगातार 13वीं बार टॉप पर है, टॉप पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है आईएमडी की विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग, यानी आईएमडी की इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंडेक्स की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो जारी किया गया आईएमडी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा जारी किया गया। 63 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें रखा गया था, 63 कंट्री को इसमें रखा गया था, जिसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? भारत को कौन सा स्थान दिया गया? डेनमार्क टॉप पर है। डेनमार्क टॉप पर है इस रैंकिंग में, और भारत को 2021 में 43वां स्थान प्राप्त था। देखिए, 63 देशों को रखा गया है। आईएमडी की यह रैंकिंग है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आईएमडी की रैंकिंग में 63 देशों में भारत को 37वां स्थान दिया गया 2022 में। पिछले वर्ष भारत को 43 स्थान दिया गया था, है ना। तो कितने स्थान का सुधार भारत में हुआ है? तो ये 7 स्थान हो गए, 6 स्थान हो गए, 6 स्थानों का भारत में सुधार हुआ। और डेनमार्क जो है नंबर 1 पर है, फिर स्विट्जरलैंड है, और 63 नंबर वेनेजुएला। ओके, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति की वैश्विक शांति सूचकांक 2022, यहाँ पर सब शांति है। तो चलिए ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 163 देशों को शामिल किया गया है 2022 में। आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। अभी हमने देखा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भी आइसलैंड टॉप पर है, पीस इंडेक्स में भी आइसलैंड टॉप पर है। ओके। और 5वीं बार अफ़गानिस्तान आज भी सबसे अशांत देश बना हुआ है, और भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है, 135वां स्थान 2022 में प्राप्त हुआ है। और अभी जेंडर गैप में भी 135वां स्थान प्राप्त है भारत को। ओके, ये याद रखिएगा। और इसमें भी टॉप पर आइसलैंड है, उसमें भी टॉप पर आइसलैंड है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आइसलैंड टॉप पर है और अफ़गानिस्तान इसमें आखिरी स्थान पर है। भारत 135वें स्थान पर है इस रैंकिंग में। ये सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य आपको पता है, यहाँ 5 हैं। कौन कौन से हैं कमेंट कर दीजिएगा, है ना। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अभी नए अस्थायी सदस्य बने हैं जो 1 जनवरी से, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो और प्रतिवर्ष 5 सदस्य जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, मतलब प्रतिवर्ष 5 सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल खत्म होता है। ओके, तो 5 नए सदस्यों का चुनाव किया जा चुका है। ये देश हैं जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर। जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर। माल्टा की राजधानी क्या है कमेंट कर दीजिएगा। तो ये 5 देशों को नामित कर दिया गया है, नवनिर्वाचित कर दिया गया है इनको। ये लोग जो है कि 1 जनवरी से इनका कार्यकाल शुरू होगा और 2024 तक ये सदस्य रहेंगे। 31 दिसंबर 2024 तक ये सदस्य इसके बने रहेंगे, यानी 2 वर्षों तक ये लोग रहेंगे। यूपीपीसीएस ने 2020 में शायद क्वेश्चन पूछ दिया था कौन से सदस्य जो हैं कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है वर्तमान में। तो वर्तमान में अब जैसे 5 लोग रिटायर होंगे, 5 ये लोग अगली साल 2023 से ऐड हो जाएंगे, तो अगले साल भी क्वेश्चन बन सकता है। नवनिर्वाचित देश भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको तथा नॉर्वे का स्थान लेंगे। यानी भारत इस वक्त है जो 31 दिसंबर को भारत क्या करेगा, यहाँ से छुट्टी ले लेगा, कार्यकाल समाप्त हो जाएगा भारत का, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नॉर्वे का। लेकिन ये जो सदस्य होंगे अभी 1 साल तक रहेंगे। ब्राज़ील, घाना, गैबॉन और यूएई ये अभी सदस्य रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इन लोगों का नाम, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, बना भी है, यूपीपीसीएस ने पूछा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें 2022 की रैंक है
टॉप पर डेनमार्क है और दूसरे नंबर पर फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे है, दूसरे पर डेनमार्क है, तीसरे पर स्वीडन है। उत्तर कोरिया 180वें स्थान पर है। भारत की रैंकिंग थोड़ा बुरी है, हम लोगों ने एक शतक और एक 50 लगा लिया है। तो यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को 150वें स्थान पर रखा गया। 2021 में 142वें स्थान पर था भारत। यानी हमने क्या देखा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इसको जारी करने वाले हैं, कहाँ चले गए, हमको याद था, अभी हमें याद नहीं आ रहा है। हाँ, 2002 से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा यह जारी किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत को 2022 में 150वां स्थान दिया गया है। नॉर्वे नंबर 1 पर है। आखिरी स्थान पर कौन सा देश है? आखिरी स्थान पर कौन सा देश है? 180 पर कौन सा? उत्तर कोरिया। नॉर्थ कोरिया 180वें स्थान पर। यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी की जाती है, भारत को 150वां स्थान प्राप्त हुआ। पहले पे नॉर्वे है, 180वें पे उत्तर कोरिया है। पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग कौन सी थी? 142 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। नई नई नियुक्तियां जो हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रानिल विक्रमसिंघे हैं। देखिए, गोताबाया राजपक्षे का यह स्थान लिए जो भाग गए देश छोड़ के, है ना। तो रानिल विक्रमसिंघे हैं। गोताबाया राजपक्षे भाग गए थे। दिनेश गुणावर्धने जो हैं वहाँ के प्रधानमंत्री बने। नाम इन लोगों का मिलता जुलता है, इसीलिए थोड़ा सा याद रखिएगा कि क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो रानिल विक्रमसिंघे नए राष्ट्रपति हैं और दिनेश गुणावर्धने वो जो क्या हैं, नए प्रधानमंत्री हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री यायर लॉपिड बने हैं। 1 जुलाई 2022 को इजराइल के नए प्रधानमंत्री यायर लॉपिड बने हैं। हांगकांग के नए मुख्य कार्यकारी कैरी लैम बड़ी फेमस थी। कोलंबिया में राष्ट्रपति चुना हुआ गुस्तावो पेट्रो वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। कोलंबिया गुस्तावो पेट्रो। ओके, हांगकांग कैरी लैम, इजराइल यायर लैपिड और रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के एंथनी ए से ऑस्ट्रेलिया, एंथनी अल्बनीज। ओके, यूएई के नए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान। और फिलीपींस में राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर विजेता घोषित हुए। ओके, भारत में एफडीआई निवेश की प्रवृत्ति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति की बात की जाए तो यानी अभी हमने लेक्चर अगस्त महीने कराया था, तो उसमें हमने ये बताया था चीज़ें। देख लेते हैं। एफडीआई जो है कि भारत में सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त हो रहा है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंगापुर शीर्ष पर है, उसके बाद यूएस से दूसरा स्थान ले लिया, फिर मॉरिशस है, फिर नीदरलैंड है, फिर स्विट्जरलैंड है। ये डेटा है सरकार का, ये ऐसे प्राप्त हो रहा है सिंगापुर। और विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 यानी वह अंकटाड जारी करता है, यूनाइटेड नेशन UNCTAD, इसके बारे में पढ़िएगा। अंकटाड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें भारत 7वें स्थान पर है। भारत 1 अंक का शायद सुधार किया है, 7वें स्थान पर है। याद रखिए, सिंगापुर से सर्वाधिक भारत में एफडीआई प्राप्त हो रहा है, उसके बाद यूएसए में, फिर मॉरिशस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड से प्राप्त हो रहा है। ओके, और भारत में सर्वाधिक कहाँ पर प्राप्त हो रहा है? कर्नाटक में, फिर महाराष्ट्र में, और फिर दिल्ली में, फिर तमिलनाडु, फिर हरियाणा में। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएसपी की बात करें तो धान का यानी खरीफ फसलों का, खरीफ फसलें होती हैं ना, एक रबी की फसलें होती हैं जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इनकी बुआई होती है। खरीफ की फसलें क्या होती हैं? खरीफ वाली फसलें जो इस समय चल रही हैं धान वगैरह की, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन, ये सब जो हैं कि खरीफ की फसलें हैं। उसके बाद जायद की फसलें आ जाती हैं जो मार्च अप्रैल में बुआई होती है, जून वगैरह में इसकी कटाई हो जाती है, मई जून में, तो कम समय के लिए होते हैं। तो ये खरीफ है, धान खरीफ में आता है। तो धान का एमएसपी जो है कि सीधे 100 रुपये बढ़ाया गया, 1940 से 2040 कर दिया गया। और ग्रेड ए बेस्ट क्वालिटी का 1960 से 2060 किया जा चुका है। तो ये याद रखिएगा, धान का एमएसपी यूपीपीसीएस पूछा था। आपका जो भी एग्ज़ाम हो, SSC पेट हो, बिहार हो, यूपीपीसीएस आगे आने वाला हो, या फिर कोई और एग्ज़ाम हो, सबके लिए करंट अफेयर यही होंगे, है ना। तो विश्व वन स्थिति रिपोर्ट, आपको पता होगा कि भारत में रिपोर्ट जारी की जाती है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR की रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसके अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वन है, ये आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। और ये विश्व वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में, और यह रिपोर्ट जारी कौन करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है। रोम टाइबर नदी के किनारे पर है, टाइबर, रोम में है टाइबर। ओके, याद रखिएगा।
दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस वहाँ पर हुआ था, जहाँ पर ये रिपोर्ट जारी की गई फाओ के द्वारा। और इसमें बताया गया कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 31% पर वन विस्तृत हैं, यानी कि 100% पृथ्वी है, 100% पृथ्वी 100% पृथ्वी है, 100% पृथ्वी है, उसके 31% भाग पर वन है। ओके, वन क्षेत्रफल है, ठीक है। और जैसा कि भारत का क्षेत्रफल आपको पता है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है ना। और इस 2.43% को 100% माना जाए तो 100% में 7.33% तक उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, 2.86% बिहार का क्षेत्रफल है, यही है ना। और इस 100% में यानी 100% में भारत में लगभग 24.62% वन और यानी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर भारत में है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 1988 है शायद, तो उसके थ्रू 33% क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए, लेकिन भारत में 24.62% है। ये डेटा बताइएगा क्या यह डेटा सही है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, है ना। तो पूरे विश्व में फाओ के द्वारा रिपोर्ट के अनुसार 31% क्षेत्रफल पर वन है। भारत में बुनियादी सड़क सांख्यिकी 2018-19 रिपोर्ट जो 2022 में जारी की गई, बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीपीएससी 2019 में शायद क्वेश्चन पूछ चुका है, आने वाले और भी एग्जाम होंगे वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भारत में बुनियादी सड़क सांख्यिकी 2018-19 की रिपोर्ट है। सड़क की रिपोर्ट बताई गई कि नेशनल हाईवे कितना % है, स्टेट हाईवे कितना है, किस राज्य में ज़्यादा है, और जो ग्रामीण सड़कें हैं वो कितना है। तो यहाँ पर भारत में बुनियादी सड़क सांख्यिकी 2028-19 के अनुसार देश में 31 मार्च 2019 तक इतना किलोमीटर के से अधिक सड़कों का नेटवर्क है, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। दूसरा यानी विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत में है, तो पहला किस देश में है? आपका काम है कमेंट करिए, सर्च करके कमेंट करिए, कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो कमेंट करिए, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग देश के कुल सड़क नेटवर्क का 2.09% है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज जो हैं टोटल कितना है? 2.09% है। कितना है? नेशनल हाईवेज जो 2.09% है। ओके। और सर्वाधिक नेशनल हाईवेज जो हैं वो 13.4% महाराष्ट्र में है, फिर उत्तर प्रदेश में है, फिर राजस्थान में, यानी उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, 8.9% ही है, बहुत ज़्यादा है। महाराष्ट्र में 13.4% है नेशनल हाईवेज। ओके, ठीक है। नेशनल हाईवेज सिर्फ 2.09% है। विश्व में सड़क की बात करें तो दूसरे स्थान पर भारत है, लेकिन भारत में बात करें तो सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पर कौन सा है? राजस्थान है। ओके, ये नेशनल हाईवेज की बात हुई। अब राज्य राजमार्ग की बात करें यानी स्टेट हाईवेज भी होते हैं। स्टेट हाईवेज की बात करें तो कुल सड़क नेटवर्क का 2.8% है, 2.8% है स्टेट हाईवेज, यानी स्टेट हाईवेज नेशनल हाईवेज से ज़्यादा है ना। तो महाराष्ट्र में देश का सबसे बड़ा राज्य राजमार्ग नेटवर्क है, यानी कि महाराष्ट्र में नेशनल हाईवेज भी ज़्यादा हैं और स्टेट हाईवेज भी ज़्यादा हैं। फिर कर्नाटक है, फिर गुजरात है, फिर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ऐसे ऐसे हैं। यानी दूसरे पे उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश लास्ट में है स्टेट हाईवेज में, लास्ट में मतलब बीच में कहीं है। पहले पर महाराष्ट्र, दूसरे पर कर्नाटक। नेशनल हाईवेज में महाराष्ट्र पहले पे, उत्तर प्रदेश दूसरे पर है। ओके, अब बात करते हैं ग्रामीण सड़कों की। ग्रामीण सड़कें देश के कुल सड़क नेटवर्क का 71.4% है। आपको लगेगा कि ग्रामीण सड़कें कम है, लेकिन ग्रामीण सड़कें भारत में बहुत ज़्यादा हैं, है ना। तो ग्रामीण सड़कें 71.4% है। महाराष्ट्र में इतना % के साथ ग्रामीण सड़कों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो एक चीज़ याद रखिए कि नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज और ग्रामीण सड़कों में महाराष्ट्र टॉप पर है। ओके, और नेशनल हाईवेज में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, स्टेट हाईवेज में दूसरे नंबर पर कर्नाटक है। ग्रामीण सड़कों में महाराष्ट्र के बाद असम का स्थान आता है, फिर तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ओके, ग्रामीण सड़कों में महाराष्ट्र के बाद असम, फिर उत्तर प्रदेश है। इतनी चीज़ें, सॉरी, ग्रामीण सड़कों में महाराष्ट्र के बाद असम, फिर बिहार, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ओके, नेशनल हाईवेज की बात हमने किया तो सर्वाधिक नेशनल हाईवेज जो महाराष्ट्र में है। ओके, फिर उसके बाद नेशनल हाईवेज में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। स्टेट हाईवेज की हम बात किए तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे कर्नाटक है। ग्रामीण सड़कों की बात किए तो महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे असम है, तीसरे बिहार, चौथे पे उत्तर प्रदेश है। चीज़ याद रखिएगा। ओके, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट है। अभी हमने एक चीज़ बताई कि अंकटाड है ना। उसी प्रकार से है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी UNFPA के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये 2022 की रिपोर्ट जारी की गई।
और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि 15 नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। यानी कि 15 नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन पहुंच जाएगी। कितना पहुंच जाएगी? 8 बिलियन जनसंख्या हो जाएगी। 2030 भारत में कितनी बिलियन जनसंख्या है? 1.35 है ना, और बताया गया है ये। और 2030 तक 8.5 हो जाएगी, 2050 तक 9.7 बिलियन, 2100 तक 10.4 बिलियन हो जाएगी। ओके, तो वैश्विक प्रजनन दर में लगातार गिरावट देखी गई, यानी ग्लोबल फर्टिलिटी रेट है वो उसमें गिरावट देखी जा रही है। 1950 में वैश्विक प्रजनन दर लगभग 5 जन्म प्रति महिला थी, यानी एक महिला 5 बच्चे को जन्म देती थी। लेकिन 2021 में 2.3 जन्म प्रति महिला हो गया है। और भारत का TFR क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है भारत का, ये आप लोग कमेंट करिएगा। UPPCS क्वेश्चन पूछ चुका है। वह 2050 तक वैश्विक प्रजनन दर के घटकर 2.1 जन्म तक पहुंचने का अनुमान है। कितना है 2050 तक? यानी कि जन्म दर जो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, ग्लोबल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो वो धीरे धीरे कम हो रहा है ना। और 2050 तक 9.7 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी, 2100 तक 10.4 हो जाएगी। और इसमें भारत के लिए कुछ बात कही कि भारत के वर्ष 2023 में विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले देश चीन से आगे निकलने का अनुमान है। यानी 2022 में हम लोग कहीं तो आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। भले ही हमारा ग्लोबल जेंडर गैप में हम 135 पर हों, भले ही हम रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट में हम लोग 150वें नंबर पर हों, प्रेस फ्रीडम में, तो हम लोग लेकिन इस जनसंख्या में टॉप करने वाले हैं। वर्तमान 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5% से ऊपर की जनसंख्या है। यानी भारत में 2.43% तक पूरे विश्व का क्षेत्रफल है, लेकिन पूरे विश्व की 100% यानी 100% क्षेत्रफल में हम लोग 2.4% क्षेत्रफल रखते हैं अपने पास, लेकिन 100% जनसंख्या में हम लोग 17.5% तक जनसंख्या हमारे पास है, जो अभी आगे और बढ़ जाएगी। और हम ये भी डेटा UNFPA ने बता दिया कि 2023 तक भारत जो कि टॉप कर जाएगा, है ना। और आप लोगों की तो अभी शादी भी नहीं हुई है, आपका योगदान अभी ना के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रंटियर विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर यानी फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर हो चुका है विश्व का टॉप 500 जो कंप्यूटर्स जो हैं, टॉप 500 सबसे तेज गणना करने वाले चलने वाले कंप्यूटर। सबसे तेज का मतलब कि बटन दबाए चल गया, ऐसा नहीं है। ये बहुत जल्दी कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस वगैरह इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कंप्यूटर, आप लोग एक मूवी, हम कहेंगे कि एक मूवी देखिएगा जो भारत के गणितज्ञ रामानुजम पर मूवी है, उस मूवी को देखिएगा। लेकिन उनके जीवन से एक चीज़ आपको मिलेगी कि हमेशा आपको रोना नहीं चाहिए। वो अक्सर जीवन में रोते ही रहते थे। वो गणित में इतना महारत हासिल कर चुके थे कि गणित में वो गणित के अलावा और कुछ पढ़ते ही नहीं थे। मैथ के अलावा मैथ के इक्वेशन सॉल्व करते रहते थे, लेकिन वो मैथ पढ़ते पढ़ते और सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे, बहुत बुरे तरीके से फेल हो जाते थे। वो BA नहीं कर पाए थे, 12th तक वो पढ़े थे, BA नहीं कर पाए थे। तो उनसे ये चीज़ निगेटिव जो उनके जीवन से है कि आपको रोना नहीं है हर जगह। अगर आप फेल भी होते हैं तो उसके लिए कार्य करिए, रोना नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसी इक्वेशन सॉल्व की जो आज भी उनका, आप विकिपीडिया पर सर्च करिए, देखिएगा उनकी रिसर्च क्या क्या है, रामानुजम। ओके, और वो कहाँ पे, मतलब लंदन में भी गए थे, उनको उस वक्त सराहा गया था। उस वक्त वर्ल्ड वार भी हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, और ज़्यादा दिन तक जीवित भी नहीं रहे, 35 वर्ष तक वो जीवित रहे थे। जिनके अंदर ज़्यादा प्रतिभा होती है वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते हैं। वैसे उनका ज़्यादा दिन तक जीवित ना रहने का कारण भी था, वो अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते थे। वो सिर्फ और सिर्फ मैथ का इक्वेशन ही सॉल्व करते रहते थे, कब खाना है कब नहीं खाना है, यही सब नहीं करते थे। मतलब ये टाइम टेबल उनका फिक्स नहीं था, बस इक्वेशन सॉल्व ही करते, 2-2 3-3 दिन तक वही करते रहते थे, सोना भी भूल जाते थे। तो ये सब चीज़ें हैं, देखिएगा, बहुत अच्छी इक्वेशंस। हम उनके बारे में निगेटिव कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन जो आपको लगे आप भी देखिएगा, आपको लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बेहतर है। चलिए देखते हैं टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर तो फ्रंटियर हो चुका है टॉप 500 में। नंबर 1 पर फ्रंटियर, और ये कहाँ का है? अमेरिका का सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर। इसकी स्पीड क्या है? एक्साफ्लॉप्स है, 1.102, यही है ना, इतना एक्साफ्लॉप्स है। उल्लेखनीय कि इसके पूर्व जापान का फुगाकू टॉप पर था, लेकिन अब फुगाकू दूसरे नंबर पर आ गया। फिनलैंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, लूमी उसका है फिनलैंड। तो फ्रंटियर नंबर 1 पर है, दूसरे पर है फुगाकू है, तीसरे पर लूमी है, और चौथे पर समिट है। पहला याद रखिए, फ्रंटियर अमेरिका टॉप पर है।
लेकिन टॉप 500 में भारत के 3 सुपर कंप्यूटर सिर्फ हैं। और चाइना कितने हैं? चाइना के कम से कम सर्वाधिक हैं। चाइना के 173 सुपर कंप्यूटर है ना, 173 सुपर कंप्यूटर है चाइना के। भले ही चाइनीज सामान ना चलता हो, लेकिन ये काम तो अच्छा करते हैं सब। एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया, वो भी अपने घर में छप्पर के नीचे लेटकर वो भी मूवी देख सकता है सस्ते से सस्ते मोबाइल फ़ोन के थ्रू। ये चाइना की देन है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भारत की कुछ कंपनियां जो सस्ते मोबाइल फ़ोन बनाती हैं, लावा हो गई, माइक्रोमैक्स हो गई, लेकिन ये लोग अगर सस्ता फ़ोन आप ले लेंगे तो आपके हाथ में ये इतना हैंग करेंगे ये फ़ोन कि बहुत समस्या होगी आपको। लेकिन चाइनीज़ फ़ोन 5-5, 6-6 हज़ार में मिल जाएंगे, जो आज भी मिल जाएंगे, इसको तो मानना पड़ेगा। भले ही हम लोग कहें कि हमें चाइना का नहीं खरीदना है, लेकिन भारत के गरीबों के लिए एक वरदान साबित हुआ है चाइना वाले, ये तो आपको मानना पड़ेगा। आप भी अपने घरों में देखेंगे कुछ न कुछ चीज़ें चाइना की आपकी पड़ी होंगी। चाइनीज चीज़ें तो आपके हाथ में हैं ही, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते हैं। हर कोई चाहता है कि उसको सस्ते से सस्ता सामान जिसमें अच्छी चीज़ें उपलब्ध हो मिल जाए, ये चाहते हैं लोग। तो इसलिए चाइनीज़ चीज़ों को चूज करते हैं। और हर एक सेक्टर में आपके यहाँ आप साबुन रखने के लिए भी सामान लाएंगे, वो भी चाइनीज़ मिल जाएगा। आप अपने घर में शीशा रखे होंगे, वो भी चाइनीज़, कंघी वो भी चाइनीज़ मिल जाएगा। पटाखा फोड़ते हैं वो भी चाइनीज़ मिल जाएगा। सब चीज़ें, बल्ब लगाए हैं वो भी चाइनीज़। हर एक सेक्टर में वो लोग काम करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉप 500 में 173 जो चाइना के हैं। सूची के अनुसार सीडेक भारत के 3 इसमें टॉप 500 में हैं। भारत में परम सिद्धि जो है, परम सिद्धि एआई वर्तमान में भारत का नंबर 1 पर सुपर कंप्यूटर जो 111वां स्थान प्राप्त किया टॉप 500 में। ओके, इसकी स्पीड 4.62 पेटाफ्लॉप्स है। लेकिन अभी हमने क्या बताया है, जो फ्रंटियर है वो एक्साफ्लॉप्स है। एक्साफ्लॉप ये पेटाफ्लॉप्स में है। ये स्पीड इसकी स्पीड नापी जाती है। 32 जो है कि भारत का दूसरा है। टॉप 500 की सूची में 132वां स्थान है। और तीसरे नंबर का जो है कि ये है मिहिर है, जो नोएडा में स्थापित है। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग नोएडा में है। मिहिर 249वां स्थान प्राप्त किया। तो भारत के 3 है। कौन कौन सा है? पहला है भारत का 111वें स्थान पर परम सिद्धि, दूसरा है प्रत्यूष 132वें पर, तीसरा मिहिर 249वें स्थान पर है। देश का 52वां टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य हो चुका है। टाइगर रिजर्व 52वां नंबर का है। रामगढ़ विषधारी राजस्थान का है। इसके पहले 91वें नंबर का था श्रीविल्लिपुतूर मेघामलाई बाघ अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में है, 51वें नंबर का था। तो 52वें नंबर का ये है। मई 2022 का करंट अफेयर है। इसी के साथ राजस्थान में बाघ अभ्यारण्य की संख्या 4 हो चुकी हैं। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़, विषधारी। ओके, तो इतने हो चुके हैं। भारत में टाइगर रिजर्व 52 हो चुके हैं। भारत में आपको पता है कि चीता लाए गए हैं। चीता लाए गए हैं। कहाँ से? नामीबिया से अभी लेके आए गए हैं। 3 उसमें से फीमेल हैं और 5 फीमेल हैं, 3 मेल चीते लेके आए गए हैं नामीबिया से। ओके, और भी चीते लाए जाएंगे। पालपुर कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखे गए हैं, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ओके, ठीक है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए ग्रैंड स्लैम होते हैं। ग्रैंड स्लैम साल में 4 होते हैं। एक ट्रिक हम बताते हैं अक्सर, अफवाह, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच विंबलडन और अमेरिकन ओपन। अफवाह, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच विंबलडन और फ्रेंच ओपन, जिसमें से वर्ष के 3 हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन हो चुके हैं। ओके, तो इन तीनों में अभी यूएस ओपन, अफवाह अमेरिकन या यूएस ओपन की बात करें, यूएस ओपन अभी होगा आने वाले समय में। तो इन तीनों में पुरुष एकल की बात करें तो राफेल नडाल फिर नोवाक जोकोविच, यानी टॉप से देखा जाए तो राफेल नडाल दोनों जीते हैं। तीसरा नोवाक जोकोविच जीते हैं। राफेल नडाल स्पेन के, नोवाक जोकोविच सर्बिया के। राफेल नडाल नोवाक जोकोविच हराए किसको हैं? डायलिन मेदवेदेव को, रूस के हैं। कैस्पर रूड को, नॉर्वे के हैं। और निक किर्गियोस ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको हराए हैं। ये याद रखिएगा, नाम पूछा जाता है। यहाँ तक कि 2022 या 2021 पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश की रहने वाली हैं, किसी से पूछा गया था। महिला एकल की बात करें तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं। ईगो स्वीटेक पोलैंड की है। एलेना रिबाकिना कजाकिस्तान की है। ये लोग जीते हैं। हराएं किसके? डेनियन कॉलिंस अमेरिका को, कोको गॉफ अमेरिका को और ऑस जैवियर ट्यूनीशिया का। ये इतना ही ग्रैंड स्लैम में आप लोग याद रखिए। इतना ही याद करने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। ये याद रखिएगा कि कौन जीता है, किसे हराया है और कहाँ कहाँ के हैं ये लोग, बस
ठीक है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। यूएस ओपन छोड़ दीजिए, 2021 का है। ये 3 याद रखिए, किसी भी एग्ज़ाम पूछे जाएंगे, पीसीएस का पेट है एकदम, कुछ ना कुछ यहाँ से पूछता है। 8वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 में होगा दक्षिण अफ्रीका में। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत में खेला जाएगा, और 2011 में भारत में खेला गया तो भारत जीता था श्रीलंका को हरा के, पता ही होगा आपको, जिसमें अच्छी बैटिंग किए थे गौतम गंभीर और अच्छी बैटिंग किए थे MS धोनी। ओके, तो 8वां आईसीसी T20 विश्व कप होने ही वाला है, अक्टूबर में होगा, अगले महीने से शुरू होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, याद रखिएगा। एशिया कप वैसे भी श्रीलंका जीत लिया है पाकिस्तान को हराकर, भारत हार चुका था पाकिस्तान से, और बहुत दुख हुआ आप लोगों को, हमको भी, क्योंकि हम भी इसी देश के हैं। एशिया कप एक दिवसीय जो है कि पाकिस्तान में होगा अगली वर्ष, पाकिस्तान में तो होगा नहीं, होगा यूएई में ही है, पाकिस्तान में लिखा है। नवा पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 में जो होगा, अभी तो 2022 वाला ऑस्ट्रेलिया में, 2024 वाला वेस्ट इंडीज एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा, है ना। और फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप भारत में होगा, और 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे। 23वें राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स अभी हुए हैं बर्मिंघम ब्रिटेन में हुए हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक हम लोग देख चुके हैं। हर घर दस्तक 2.0 अभियान, हर घर दस्तक 2.0 अभियान, अब ये 2.0 हर घर दस्तक शुरू किया गया था कब? नवंबर 2021 में पहला हर घर दस्तक अभियान चलाया गया था। इस अभियान का क्या मतलब था? पूरे देश में टीकों की इतना करोड़ खुराक, यानी कि वैक्सीन का टीका लगा रहे थे घर घर जाकर, है ना। कुछ लोग, आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा कि वैक्सीन वाले लेकर जब आए थे लोग तो भाग गए थे गाँव वाले कहीं, कुछ लोग भाग जाते थे, इंजेक्शन से भी लोगों को डर लगता है ना। तो नवंबर 2021 में हर घर दस्तक अभियान चलाया गया था नवंबर 2021 में, लेकिन 2.0 याद रखिए कि 1 जून 2022 को शुरू किया गया था। 12 से 14 वर्ष की आयु के लोगों को टीकाकरण और 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए खुराक पर विशेष ध्यान देता है। ये 1 जून से 31 जुलाई तक चला था। ओके, ठीक है, याद रखिए। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक हमने बता दिया कि IMD के द्वारा जारी किया जाता है। भारत 37वें स्थान पर है और पिछले वर्ष 43 स्थान पर था, याद रखिएगा। डेनमार्क पहले पर है, अरे सॉरी, डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त है। और आखिरी नंबर पर कौन सा देश है? आखिरी 63rd नंबर पर सिंगापुर होगा। नहीं, सॉरी 63rd पर देखते हैं, यहाँ पर नहीं दिया, वैसे पीछे हमने बताया था, उसको याद रखिएगा, देख लीजिएगा। UNCCD COP15 यूनाइटेड नेशन, ये देखिए UNCCD ये जो अभी COP15 हुआ है 9 से 20 मई को आबिदजान कोट दी आइवरी कोस्ट में आयोजित किया गया। इसका विषय था भूमि जीवन विरासत अभाव से समृद्धि की ओर। UNCCD क्या है? डिजर्ट होते हैं रेगिस्तान जैसे बढ़ रहे हों, रेगिस्तान, पेड़ों की कटाई ज़्यादा हो, और दूसरी चीज़ की बहुत ज़्यादा चारागाह, मतलब जैसे कि गाय भैंस वगैरह बहुत ज़्यादा चराई कर रहे हों, तब भी जो है कि डिजर्ट जैसी स्थिति आती है। तो इसको बचाने के लिए, डिजर्ट को कम करने के लिए, क्योंकि डिजर्ट हो जाएगा तो उत्पादन कम हो जाएगा, इसको कम करने के लिए UNCCD 1994 में आया। और ये जो है कि लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है, लीगली बाइंडिंग है कि अगर इस पर जो भी साइन कर देगा तो लीगली बाइंडिंग है, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगेगी अगर आप इसको नहीं करते हैं तो। और भारत का भी 2030 तक कुछ टारगेट है। क्या टारगेट है, कितना डिजर्ट कम करना है भारत में, ये आप लोग कमेंट करिएगा। इसके पहले जो सम्मेलन हुआ था वह भारत में हुआ था, अभी जो है आइवरी कोस्ट में आयोजित किया गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 में नई दिल्ली में UNCCD की 14वें सत्र की मेज़बानी भारत ने की थी। 2015वां आइवरी कोस्ट में हुआ है। ओके, चलिए। रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता। अब देखिए, रूस हो गया है भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता। तो दूसरा कैसे हो गया? पहला तो अभी इराक ही है, इराक से हम लोग पहले नंबर पर सर्वाधिक तेल आपूर्ति कर रहे हैं, मतलब तेल लेकर आ रहे हैं खरीद के, क्रूड ऑयल। सऊदी अरब भारत का वर्तमान में तेल का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है, लेकिन इसके पहले सऊदी अरब नंबर 2 पर था, लेकिन रूस ने इनको पीछे कर दिया है ना। 80% से अधिक हम लोग आयात पर ही निर्भर हैं, याद रखिएगा। शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, कहाँ पर आयोजित हुआ था? शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन यह आयोजित हुआ गुजरात में। और ये जो भी आप देख रहे हैं करंट अफेयर, घटना चक्र के बाद आप
अब क्रोनिकल पर आ गए हैं। बीच में आपने घटना चक्र के बाद आपने दृष्टि आईएएस का देखा, अब क्रोनिकल पर आप आ चुके हैं। ओके, तो शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया गया। पीएम श्री स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई। अब पीएम श्री योजना भी शुरू की गई है, भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जल्दी ही शुरू की गई श्री योजना शुरू की गई। श्री योजना का मतलब है कि भारत में एक नए लेवल पर डिजिटल विश्वविद्यालय, डिजिटल कह रहे हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड स्कूल बनाने की बात की गई है। न्यू टेक्नोलॉजी जो भी हो कि टैब में पढ़ाई होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्टर पर पढ़ाई होनी चाहिए। नई प्रकार की टेक्नोलॉजी का मतलब कि नई नई मशीनें हों प्रोजेक्ट करवाने के लिए बच्चों को, तो इस प्रकार का स्कूल बनाया जाए। जो भी आधुनिक चीज़ें हैं उससे पूरे तरीके से उसमें उपलब्ध हों, इस प्रकार का स्कूल बनाने के लिए पीएम श्री योजना शुरू की गई है। पीएम ई विद्या योजना, अब ये न्यूज में क्यों है पीएम ई विद्या योजना? शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को वर्ष 2021 के लिए शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के लिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार दिया गया है पीएम ई विद्या योजना को। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी को वर्ष 2021 के लिए शिक्षा में आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एक होता आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन दूसरा आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। पीएम ई विद्या कार्यक्रम मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। 8 दिवसीय आम उत्सव, अब ये आम उत्सव 8 दिवसीय कहाँ पर किया गया? तो हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा ने आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया। बहरीन देश जानते हैं जिसकी राजधानी मनामा है, तो बहरीन देश है। तो आप बताइएगा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कितने देश हैं वर्तमान में, है ना, ये बताइएगा। तो ये आम उत्सव, आप सोचेंगे आम उत्सव है तो कहीं यूपी में लखनऊ में किया गया होगा, है ना, ऐसे दिमाग में आएगा यूपी में किया गया होगा या बिहार में या महाराष्ट्र में किया गया होगा या मालदा में किया गया होगा। मालदा जानते हैं? मालदा जो है कि कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। मालदा बहुत आम के लिए फेमस है। बड़े बड़े आम अक्सर दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, अगरतला हो गया, मतलब पूरे भारत की जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको उपलब्ध पाए जाएंगे। आज नहीं, जब सीजन होता है तब, है ना। तो एपेडा ने आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के विभिन्न आमों की 34 प्रजातियों को बहरीन के अल जजीरा समूह सुपरमार्केट के 8 अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शित किया गया, है ना। इससे क्या होगा? प्रदर्शित करने से वहाँ के लोग इस आम के बारे में जानेंगे, कुछ लोगों को टेस्टी लगेगा तो बार बार इस आम को, मतलब वहाँ पर जब भी पहुँचेगा आम तो उसको खरीदेंगे, तो यानी भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ओके, इस प्रकार के कार्य सरकार के द्वारा करने चाहिए। आम वगैरह चारों तरफ भेजनी चाहिए ताकि पूरा आम हमारा बिक जाए और हम लोगों को नहीं मिले। हम लोगों को नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलिए, ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा तो यहाँ भी महंगा हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी 2022 मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मुंबई को, याद रखिए, रणजी ट्रॉफी 2022 मध्य प्रदेश ने जीता मुंबई को हराकर। मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर जीता और मध्य प्रदेश पहली बार यह खिताब जीत लिया। रणजी ट्रॉफी यह खिताब जीत लिया मध्य प्रदेश पहली बार। किसको हराया? मुंबई को। ठीक है। हाँ, बॉलीवुड वालों से एक गुजारिश है कि बॉलीवुड की जितनी मूवीज़ बनती हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मूवी हों या फिर आप देख रहे होंगे आजकल चल रही वेब सीरीज़ देखी जा रही हैं, ज़्यादातर लोग कहाँ पर बनाते हैं? सब कुछ मुंबई में, सब कुछ वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, जितनी भी मूवी बनती हैं सब मुंबई में। बस यहाँ से एक्टर जाते हैं वहाँ एक्टिंग करने, बस उस पर मूवी बना देते हैं। भारत की और सिटी भी हैं, कुछ चीज़ें जैसे जॉली एलएलबी वगैरह कुछ मूवीज़ हैं वो लखनऊ वगैरह में शूट हुई, लखनऊ में बनाइए। दिल्ली में भी ज़्यादा बनाते हैं, चेन्नई में मूवी बनाइए, हैदराबाद में मूवी बनाइए। लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश में कानपुर है, लखनऊ कानपुर हो गया और आपका मेरठ हो गया, आगरा हो गया,
यहाँ पर भी कुछ, यहाँ की भी कुछ कहानियाँ यहाँ पर मूवी बनाइए, बिहार में पटना वगैरह मूवी बनाइए, और भी भारत के त्रिपुरा अगरतला वगैरह में जाइए। दक्षिण भारत, सॉरी, आप देखेंगे कि पूर्वी पूर्वी छोर जो है भारत का, वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे कोस्ट हैं। विशाखापत्तनम हो गया, वहाँ पर मूवीज़ बहुत कम बनाते हैं ये लोग। वहाँ पर बॉलीवुड बहुत ही नाम मात्र पहुँचता है। रामेश्वरम पहुँचो, कन्याकुमारी पहुँचो, केरल में पहुँचो, कुछ मूवी केरल वगैरह में बनी है, जैसे कि बागी मूवी बनी है, कलारिया पत्तू मार्शल आर्ट उसमें दिखाया गया है। कलारिया पत्तू मार्शल आर्ट वहाँ उसमें दिखाया गया है बागी मूवी में। तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अगर आप लोग मूवी बनाएंगे तो क्या दिक्कत है। वैसे भी आप लोगों का आज की डेट में बाइकआउट ही चल रहा है, तो अलग अलग जगहों पर मूवी बनाएंगे तो हम लोगों को, आम जनता ही देखती है, भारत के लोग आपको देखते हैं। तो भारत के लोग जब देखेंगे तो सबको पता चलेगा कि वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ पर किस प्रकार का मतलब सब कुछ है। तो इससे पता चलेगा और अच्छा भी लगेगा और रोज़गार भी लोगों को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ मुंबई में ही कर दिया जाए। तो ये चीज़ है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीता है, मुंबई को हराया है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कराया गया है। और स्वामी रामानुजाचार्य का दर्शन क्या था, विशिष्टा द्वैतवाद। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पर है, ये कमेंट कर दीजिएगा। स्टैचू ऑफ जस्टिस भी है क्या भारत में, ये भी कमेंट करिए। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ जस्टिस, ये भी कमेंट करिएगा। और अभी स्टैचू ऑफ पीस या इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कोई केबीसी में पूछा गया था, और केबीसी में एक बच्ची वहाँ पर पहुँची थी, उसने अपने टीचर को वहाँ पर रखा था कि एक्सपर्ट से बातचीत की जाएगी। तो अब उन्होंने इतना जोश में बोल दिया कि हाँ एकदम सही है, तमिलनाडु मार दो, लेकिन हैदराबाद उसका आंसर था और वो गलत हो गया उसका, वो आपने देखा होगा शायद। अखिल भारतीय शिक्षा समागम उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था। अखिल भारतीय शिक्षा समागम अभी हाल ही में। डिजिटल इंडिया वीक, गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, गांधीनगर में। डीजी यात्रा परियोजना किससे संबंधित है, डीजी यानी डिजिटल डीजी यात्रा प्रोजेक्ट है। डिजिटल करना है, क्या डिजिटल करना है कि अगर आप एयरपोर्ट वगैरह जाएंगे तो आपका फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, आपका चेहरा ही देख के पहचान लिया जाएगा कि यही वो आदमी है जो भागते हुए इधर तक आ चुका है ना। तो आपका पूरा डेटा रहेगा। NTRO NCIIPC के पास हो सकता है, मतलब IT सेक्टर, सब आपका पूरी डिटेल रखी जाएगी। तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है डीजी यात्रा। I2U2 शिखर सम्मेलन, नाम बहुत अच्छा है। इंडिया इजराइल USA UAE, ये सम्मेलन वर्चुअली हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लापिड अभी हाल ही में बने हैं, तो यह इसमें उपस्थित थे। UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान, ये भी अभी हाल ही में बने हैं। USA के राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडन, ये भी थे। और भारत के प्रधानमंत्री जी तो थे ही। और यह हुआ I2U2 सम्मेलन। मुख्य फोकस क्या था, खाद्य सुरक्षा, संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर था। $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवेश की भी घोषणा UAE ने की है भारत में खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए। हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में गुजरात में एक हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट की घोषणा भी की है I2U2 समूह ने। और इनका मेन 6 चीज़ों पर फोकस है, जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर, है ना। I2U2 को पश्चिम एशिया के लिए क्वाड के रूप में देखा जा रहा है। क्वाड ग्रुपिंग, QUAD, क्वाड, ओके, क्वाड के रूप में देखा जा रहा है इसको, ठीक है। चीता स्थानांतरण समझौता, अभी चीता भारत में नामीबिया से लाया गया है। भारत में आखिरी चीता 1948 में मर गया था, मतलब निपट गया था बेचारा। चीता दुनिया में भूमि पर सबसे तेज़ दौड़ने वाला स्तनपायी भी है, जो अफ्रीका और एशिया में रहता है। अफ्रीका चीता पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में हज़ारों की संख्या में पाया जाता है। IUCN की रेड सूची में वल्नरेबल कैटेगरी में है, संवेदनशील स्थिति में है। एशियाई चीता अफ्रीकी चीतों से थोड़ा छोटा होता है। एशियाई चीता केवल ईरान में पाया जाता है, वहाँ जहाँ वर्तमान में 100 से कम बचे हैं, ईरान में, है ना, ईरान में। और भारत में तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी भारत में तो एक्सटिंक्ट था, लेकिन अब जो है कि लाए गए हैं नामीबिया से 8 लाए गए हैं, 3 जिसमें से मेल हैं, 5 फीमेल चीते हैं, पालपुर कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखे गए हैं, ठीक है। चलिए, भारत में आखिरी चीते की मृत्यु 1948 में छत्तीसगढ़ के केरिया जिले के साल जंगलों में हुई थी। फैमिली कार्ड योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने।
इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार इन कार्डों को परिवार कार्ड के रूप में जाना जाएगा और इन कार्डों की मदद से सरकार उन परिवारों की पहचान करेगी जिनके पास कोई सरकारी नौकरी या किसी प्रकार का रोजगार नहीं है। सरकार ऐसे परिवारों के कम से कम एक सदस्य को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार प्रदान करने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। 44वां शतरंज ओलंपियाड अभी हुआ है, तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ। 44वें नंबर का शतरंज ओलंपियाड भारत में पहली बार और 30 साल बाद एशिया में यह किया गया है, जिसमें उज्बेकिस्तान गोल्ड जीता है इसमें शतरंज ओलंपियाड में। ओके, और भारत ने कांस्य पदक इसमें जीता है। कांस्य का मतलब कि ब्रोंज मेडल भारत ने जीता है। और अगले वर्ष 2026 में शतरंज ओलंपियाड जो है कि उज्बेकिस्तान में ही होगा। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा गए थे, भाला फेंका इतना तेज कि वहाँ से रजत पदक लाने में इन्होंने सफलता हासिल की और इतिहास रचा इन्होंने। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप अमेरिका में हुआ था। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पूर्व लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने 2003 में पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था। 36 नंबर का नेशनल गेम्स हो रहा है, कहाँ पर होगा? गुजरात में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होगा गुजरात में 36 यानी 36वें नंबर का नेशनल गेम्स गुजरात में होगा। ठीक है, पल्लवी सिंह दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था मिसेस यूनिवर्स डिवाइन, इसमें इन्होंने खिताब जीत लिया, मिसेस यूनिवर्स डिवाइन बन गई हैं पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वाली हैं। ओके, ठीक है, याद रखिएगा इनके बारे में। पल्लवी सिंह मिसेस यूनिवर्स डिवाइन उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली हैं। और फेमिना मिस इंडिया 2022 बनी है सिनी शेट्टी। कौन? सिनी शेट्टी फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीती हैं। ओके, ठीक है, सिनी शेट्टी। ओके, याद रखिएगा। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति 15वीं उपराष्ट्रपति बन चुकी हैं। 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। कौन? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं। राष्ट्रपति शब्द जो है वह पुल्लिंग शब्द है ना, राष्ट्रपति है ना, तो राष्ट्रपति पुल्लिंग शब्द है। इस पर बड़ा मुद्दा हो चुका था। जो महिला भी राष्ट्रपति बनेंगी तो उनको राष्ट्रपति ही बोला जाएगा और पुरुष बनेंगे तो वो बोले ही जाएंगे। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं जगदीप धनखड़ जी और विपक्षी थी उम्मीदवार मार्गरेट एल्वा। वैसे आप दोनों लोगों के उसकी बात करेंगे, अनुभव की बात करेंगे तो मार्गरेट अल्वा का अनुभव आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप विकिपीडिया पर इनके बारे में सर्च करिएगा। हमारा कोई यहाँ पर राजनीतिक वो नहीं है। मार्गरेट अल्वा जी को देखिएगा तो उनका अनुभव ज़्यादा आपको दिखेगा। ठीक है, ओके। तो 14वें उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़ जी, 14वें उपराष्ट्रपति इनको चुना गया है। विपक्षी उम्मीदवार जो थी मार्गरेट अल्वा, महिला थी मार्गरेट अल्वा। ओके, भारत इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। कहाँ पर? इंडो इजराइल वेजिटेबल सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहाँ पर बनाया गया है? उत्तर प्रदेश के ही कहाँ पर? चंदौली में, उत्तर प्रदेश के चंदौली में। ओके, उत्तर प्रदेश के चंदौली में भारत इजराइल इंडो इजराइल वेजिटेबल सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के चंदौली में। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कृषि जलवायु मतलब एग्रो क्लाइमेटिक क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में 9 है। गोवा बना हर घर जल प्रमाणित प्रथम राज्य। अभी हमने बताया था मध्य प्रदेश का बुरहानपुर हर घर जल वाला पहला जिला बना था और गोवा हर घर जल प्रमाणित प्रथम राज्य बन गया गोवा। ओके, हाल ही में गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव देश में पहले हर घर जल प्रमाणित राज्यों के शासित प्रदेश बन गए, जहां गांव के सभी लोगों ने अपने गांव को हर घर जल के रूप में घोषित कर दिया है। यानी सबके घरों में पानी पहुंच चुका है, पीने का पानी, है ना। बिहार में भी, बिहार सरकार की भी एक योजना है शायद, वहाँ पर हर घर जल योजना है। वहाँ पर पानी आपको देखने को मिल जाए, हर जगह पाइप आपको दिख जाएंगी। जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर से की गई थी। 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी की आपूर्ति उपलब्ध कराना है। ओके, यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जल शक्ति मंत्री कौन है?
कमेंट कर दीजिएगा। बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल गेम्स हुए हैं 2022 में और भारत चौथे स्थान पर था, जिसमें से भारत 61 मेडल जीता, जिसमें 22 गोल्ड थे, 23 कांस्य थे और 16 सिल्वर मेडल थे। और ये बर्मिंघम इंग्लैंड में, ब्रिटेन में यह खेला गया 2022 में, और 2026 में यह खेला जाएगा कहाँ पर, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में 2026 में। ओके। पीवी सिंधु और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह जो थे, ये ध्वजवाहक थे, उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। तो आप बताइए क्लोजिंग सेरेमनी, समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? पिछले लेक्चर में हमने बताया था, उसको कमेंट करिएगा कौन कौन लोग थे। भारत ने सर्वाधिक पदक कुश्ती में जीते हैं। 2026 में ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया में खेला जाएगा और ऑस्ट्रेलिया ने सर्वाधिक पदक जीता भी है, और अगले वर्ष ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में खेला जाएगा। 178 जीते हैं। भारत जो है कि 61 पदक जीता है, 22 गोल्ड, 23 कांस्य और 16 सिल्वर मेडल भारत ने जीता। लेकिन 2018 में जब हुआ था तब भारत ने 66 जीता था। विराट कोहली बने 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय। विराट कोहली को आप जानते ही होंगे, ये क्रिकेटर हैं, बैट से खेलते हैं, है ना, पता होगा आपको। 28 अगस्त 2022 को एशिया कप फाइनल में खेले गए T20 मैच के बाद विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में खेल के तीनों प्रारूपों में एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेले गए T20, ओके, फाइनल तो नहीं पहुँचे, 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। यानी कि सभी में T20 और टेस्ट क्रिकेट और ODI तीनों में इन्होंने 100 क्रिकेट खेल लिया, 100 मैच। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर थे, है ना। दिनेश कार्तिक जी को भी स्थान दीजिए, 37 वर्ष के हो गए हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप T20 में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चलिए, शतरंज ओलंपियाड हो गया, वो हमने देख लिया। 44वें नंबर का कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण जीता, आर्मेनिया ने रजत, मेज़बान भारत ने कांस्य पदक जीता। अगले वर्ष जो है कि वह कहाँ पर खेला जाएगा? उज्बेकिस्तान में ही। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, यू ललित 49 नंबर के CJI बन गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए 49 नंबर के। NV रमन्ना जी का स्थान लेंगे। 74 दिनों का इनका कार्यकाल होगा। हमने पूछा था कि इनका कार्यकाल सिर्फ 74 दिनों का क्यों होगा? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो बात है। तो DRDO के नए अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत बने हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत, DRDO समीर वी कामत सतीश रेड्डी जी का स्थान ले लेंगे। ओके। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल जी को दिया गया है। एंजेला मर्केल यूनेस्को शांति पुरस्कार, जर्मन की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल जी को यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया है। तो इसी के साथ ये जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे, पिछले अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर महीने का इसमें करंट अफेयर नहीं है क्योंकि सितंबर महीने का कुछ प्राप्त नहीं हुआ और ये PDF बनाना था, तो PDF में कॉपीड कहीं पर रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हमें लगे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं भी, आप भी अगर 2-4 साल तैयारी कर लेंगे तो आपको भी ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर लगेंगे। बाकी आप लोग सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करिए, रेगुलर क्विज और आंसर राइटिंग में पार्टिसिपेट करिए और रेगुलर वहाँ पर अपडेट्स से रिलेटेड जानकारी आपको दी जाती है। तो आपसे मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। सितंबर महीने का प्रयास करेंगे 2-4 दिन में करंट अफेयर बना दें, या फिर कुछ और भी होगा तो हम उसको बनाने का प्रयास करेंगे। ज्वाइन करिए सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में और बहुत बहुत धन्यवाद।